शासकों के नाम से ही आपको बहुत कुछ याद आ जाना चाहिए। चित्र सिंह के टाइम पे इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था, राजधानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बनाई थी। तेज सिंह के काल में चित्रकला का जो मेवाड़ की चित्रशैली है उसका उद्योग हुआ था। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात आक्रमण, उनसे टैक्स लेकर के भेजा था। और इसके बाद में आते हैं रावल रतन सिंह, ठीक है। मेवाड़ का पहला शाखा इन्हीं के काल में हुआ था। इसके साथ में इनकी पत्नी महारानी पद्मिनी और रावल शाखा के अंतिम शासक रावल रतन सिंह हुए हैं। उसके बाद में अपने आ जाते हैं राणा हमीर सिंह। ये मेवाड़ के अंदर राणा हमीर जो है मेवाड़ की राणा शाखा के पहले, या फिर मेवाड़ में राणा शाखा के संस्थापक कहे जाते हैं और पहले शासक हैं। राणा शाखा के पहले शासक कौन है? हमीर सिंह है। इन्होंने मेवाड़ के अंदर राणा शाखा की स्थापना की थी। राणा हमीर के बाद में क्षेत्र सिंह, इन्हीं के पुत्र हुए हैं। और क्षेत्र सिंह के बाद में आ जाते हैं इन्हें बूंदी के लाल सिंह शासक के साथ में, और इनके पुत्र कौन हुए थे? लाखा हुए, ठीक है। लाखा के बाद में मोकल, राणा मोकल, और राणा मोकल के बाद में महाराणा कुंभा, ठीक है। महाराणा मोकल के बारे में अपने कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। मोकल के बारे में क्या इतिहास रहा है कि इनकी मृत्यु कर दी थी कि चाचा मेरा और महपा पंवार तीनों ने मिलकर के, लेकिन राव रणमल जो है उसने क्या कर दिया था? चाचा और मेरा को तो मार दिया था, ठीक है। चाचा और मेरा को तो मार दिया था, लेकिन बच्चा कौन था? एक महपा पंवार बचा था। ये कौन है? ये इसकी उपपत्नी थी, एक क्षेत्र सिंह की उपपत्नी। उपपत्नी का मतलब दासी होता था। दासी के पुत्र थे ये दोनों के दोनों, दासी पुत्र थे इसके। कौन? क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र चाचा और मेरा। लाखा के बारे में तो आपने पढ़ाई है बहुत अच्छे तरीके से कि इनके टाइम पे ये एक मतलब कि भाग्यशाली शासक कहे जा सकते हैं, है ना, क्योंकि इन्हीं के समय में चांदी की जावर की खान खोदी गई थी, ठीक है। और इन्हीं के समय में एक पिछोला झील बनी थी, और नटनी का चबूतरा उस पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। ये सब बातें थी, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो करने से कोई फायदा नहीं है, आप एक बार उस पर पहले वाले पे नज़र मार दो। आज अपने बात करते हैं महाराणा कुंभा की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने। देखिए महाराणा कुंभा जो है, महाराणा कुंभा जब शासक बनते हैं, देखिए सबसे पहले तो अपने लास्ट वीडियो देखी है, पढ़ा है अपने उसमें कि महाराणा कुंभा जब शासक बने थे, महाराणा कुंभा जब शासक बनते हैं तो इनके टाइम पे मेवाड़ की जो स्थिति है वो क्या थी? महाराणा कुंभा जब शासक बनते हैं तो मेवाड़ की स्थिति क्या थी? देखिए सबसे पहले तो महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा है? 1433 से लेकर 1468 तक। याद रखने वाली बात है, याद रख लेना, वैसे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। इनके पिता का नाम आपको पता ही है क्या है? सभी शासकों के बारे में अपने पढ़ते हैं जिनके बारे में अपने को पता होता है। तो इनके पिता का नाम था राणा मोकल, और परमार वंश की थी सौभाग्य देवी। इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था, और इन्हीं के पुत्र हुए हैं। माता है ये, ठीक है। महाराणा कुंभा की माता जी नाम था सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी के और राणा मोकल के पुत्र थे। देखिए इस टाइम पर, जिस टाइम पर ये शासक बनते हैं उस टाइम पर इनके सामने दो चुनौतियां थी। एक तो मेवाड़, और मेवाड़ के ऊपर किनका? राठौड़ों का। कौन से वाले क्षेत्र? ये वाला। कौन सा? मारवाड़। मारवाड़ कहाँ पर पड़ जाता है? वर्तमान में जो जोधपुर का क्षेत्र है, कुछ नागौर का हिस्सा, कुछ जैसलमेर का हिस्सा, बाड़मेर का हिस्सा, और इसमें पूरा का पूरा प्रधान जो क्षेत्र है, प्रधान क्षेत्र का मतलब प्रतिनिधि क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? जोधपुर। जोधपुर मेवाड़ का मारवाड़ का पूरा क्षेत्र जो जोधपुर है। जोधपुर किसके नाम पर? जोधा ने बसाया था ना। और जोधा कौन थे? यहाँ के राव रणमल, राव रणमल के पुत्र थे। राव रणमल कौन? वही जिसने मेवाड़ के अंदर राठौड़ों का सिक्का जमा दिया। मेवाड़ के अंदर राठौड़ सरदारों को भर्ती कर दिए, और क्या हुआ था? राठौड़ सरदारों को भर्ती करते ही मेवाड़ में किसका मतलब ज़्यादातर लोग कौन से रहने लगे थे? ये मैंने पिछली वीडियो में आपको शायद यहाँ तक बता रखा, दोबारा बता देता हूँ। चूड़ा सिसोदिया यहाँ था। चूड़ा सिसोदिया आया होशिंग शाह से पास में से, उसने क्या किया? राव रणमल को क्या है कि इन दोनों ने मिलकर के, मेवाड़ में कौन थे? महाराणा कुंभा और चूड़ा दोनों ने मिलकर के भारमली दासी की सहायता से राव रणमल को तो मार दिया। बचा था जोधा। जोधा भाग गया बीकानेर गांव के अंदर। बीकानेर में एक गांव पड़ता था, मंडोर दुर्ग नहीं गया वो। मंडोर दुर्ग ना जा करके जोधा क्या है कि बीकानेर में किसी गाँव, छोटे से गाँव में काहुनी गाँव था, उस गाँव का नाम था बीकानेर के अंदर काहुनी गाँव। बीकानेर का गाँव था ये, बीकानेर का।
बीकानेर के काहुनी गांव के अंदर जोधा जाकर के छिप जाता है। पीछे से चूड़ा सिसोदिया मेवाड़ से आक्रमण कर देता है, मंडोर दुर्ग को जीत लेता है, अपने बेटों को वहां पर क्या कर देता है, 3 बेटे थे, इनको नाम रखने की कोई बड़ी याद रखने की वाली कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वो कभी पूछेगा नहीं, तो एग्जाम में फालतू में जो चीजें अननेसेसरी है उनको याद करने से कोई फायदा ही नहीं, ठीक है ना। इसने क्या किया था, चूड़ा सिसोदिया ने, चूड़ा सिसोदिया कौन है, अभी तो कुंभा के चाचा जी हुए ना, तो चूड़ा सिसोदिया ने क्या किया, मंडोर दुर्ग को अपने कब्जे में कर लिया और यहाँ पर अपने दोनों बेटों को बिठा दिया। 1438 की बात है ये। 1438 में क्या किया, मंडोर दुर्ग को जीत करके यहाँ पर अपने 3 बेटों को जोधपुर में बिठा दिया, मारवाड़ में बिठा दिया, शासन करने यहाँ पर वो लग गए और चूड़ा सिसोदिया वापस मारवाड़ में चला गया, ठीक है। और मारवाड़ में चूड़ा सिसोदिया को आगे एक सरदार बना दिया गया था मेवाड़ की, यानी एक जागीर दे दी गई थी। आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी या सुनी होगी कभी, तो चलो बाद में छोड़ो। चुंडावत मांगी सैनानी, सिर काट दे दी सैनानी, ऐसी कुछ वो स्टोरी है ना, वो मतलब कि ये इन्हीं के वंशज, मतलब कि इनके वंश का नाम ही आगे चुंडावत पड़ गया। जैसे सिसोदिया पड़ा था ना, वैसे ही चुंडावत इनके वंशजों का आगे नाम पड़ गया। वो आगे और लंबी स्टोरी है, तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक बार इसको छोड़ो। पढ़ने वाली बात अब क्या थी कि मेवाड़ में राठौड़ों का था राज, एक प्रकार से मतलब कि यहाँ पर सरदार इकट्ठे कर दिए थे। तो सरदारों को पहले तो कुंभा ने क्या किया, राव रणमल को मार दिया, सरदारों को वहाँ से हटा करके खुद के जो सिसोदिया वंश के और जो भी गोहिल वंश और इनके जो शासक थे उनको वहाँ पर सरदार बनाया, ठीक है। कहाँ पर, मेवाड़ के अंदर, और जोधपुर को अपने कब्जे में कर लिया। 1438 की ये बात है। लेकिन ये जोधपुर, जोधा जो था, जोधा कौन है, राव रणमल का पुत्र है। जोधा कौन है, राव रणमल का पुत्र था। जब इसको राव रणमल को यहाँ पर मार रहे थे तो राठौड़ सरदारों ने जोधा को कहा था कि भाग जोधा भाग, थारो रणमल मारो आए। तो तब ये भाग करके कहाँ पर, काहुनी गांव बीकानेर में चले गए थे। 15 वर्षों के संघर्ष के बाद में, 15 वर्षों के संघर्ष के बाद, कब, करीबन 1453 के आसपास, 53 में दोबारा से जोधा ने उन तीनों को, कौन, चुंडावत के जो, चुंडा के जो, सिसोदिया के जो पुत्र थे, उन तीनों को हटा करके वहां खुद का शासन स्थापन कर लिया, खुद का शासन स्थापना कर ली। मारवाड़ की बागडोर किसके हाथ में आ गई है, राव जोधा के हाथ में। देखिए इस चीज से क्या फर्क पड़ा, मैं इसको साफ कर रहा हूं एक बार, इतना आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। 1438 में हुआ था, 15 वर्षों के संघर्ष के बाद 1453 में खुद का शासन स्थापित कर लिया, किसने, राव जोधा ने, ठीक है। बीकानेर के काहुनी गांव से अब कहां पर आ गए हैं राव जोधा, मारवाड़ के अंदर आ गए। तो देखिए जैसे ही मारवाड़ के अंदर आ गए, कौन, जोधा, तो ये तो मारवाड़ और ये मेवाड़, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि रोजाना के आक्रमण, इधर से ये आक्रमण हुआ करता था और ये इधर से ये आक्रमण, मतलब कि राव जोधा को मेवाड़ पर गुस्सा तो था ही, क्योंकि इसके पिता की हत्या कर दी गई थी कुंभा ने, ठीक है। तो अब ये इधर से आक्रमण क्या करे, तो हर डेली के आक्रमणों से ये क्या है कि कभी ये सीमा में घुस जाया करे, कभी ये, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनके बीच के जो काफ़ी तनातनी कुछ टाइम तक चलती रही। फिर हंसाबाई ने देख लिया कि ये सिस्टम तो खराब हो रहा है, ठीक है। तो हंसाबाई ने कहा कि तुम दोनों की मैं संधि करवा देती हूँ, ठीक है। किसकी संधि, जोधा की और कुंभा की। संधि में क्या था, इस संधि का नाम था आंवल बावल की संधि, याद रख लेना। आंवल बावल की संधि किसके बीच में हुई थी, मारवाड़ के जोधा, राव जोधा के बीच में और मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बीच में क्या हुई थी, आंवल बावल की संधि। इस आंवल बावल की संधि में था कि एक पेड़ होगा जो कि इस यहाँ पर है, एक आंवले का पेड़ और एक बरगद का पेड़, 2 पेड़ ले लिए गए थे और उनके बीच में सीमा का निर्धारण कर दिया गया था, ठीक है। सोजत का नाम आपने सुना होगा, सोजत, जहाँ की सोजत पड़ता है पाली के अंदर, पाली में पड़ता है, जहाँ की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कटरीना कैफ की जब शादी हुई थी तब वो मेहंदी कहाँ से लेकर गई थी, सोजत से, ठीक है। तो वो वाला सोजत है, ये जो प्रमुख केंद्र माना गया इसका, इस संधि का प्रमुख केंद्र, यानी कि प्रमुख केंद्र संधि का क्या था, सोजत पाली वाला, ठीक है। उस प्रमुख केंद्र यानी कि इधर वाला हिस्सा मारवाड़ का होगा और सोजत पाली के इधर वाला हिस्सा किसका होगा, मेवाड़ का होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये संधि हो गई थी। और इसके बाद में एक संधि में एक शर्त भी थी, संधि की शर्त ये थी कि जो कुंभा का बेटा होगा ना, कुंभा का पुत्र किससे शादी करेगा, कुंभा का पुत्र जोधा की पुत्री से शादी करेगा, जोधा की पुत्री से विवाह, ठीक है। जोधा की पुत्री से क्या करेगा, विवाह, राव जोधा से, राव जोधा की पुत्री से किसका विवाह होगा, शर्त ये थी कि कुंभा का पुत्र जो होगा ना वो राव जोधा की पुत्री से विवाह करेगा, उस मतलब की दोस्ती को
दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से ये स्टोरी थी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है आंवल बावल की संधि। नोट्स आपको PDF मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सभी के पास में बुक्स भी वगैरह होगी तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाली बात ये थी। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट ये आपको समझ में आ गया है, तो अब मैं इसको लिख देता हूँ अलग से ना। तो अब आपके समझ में आ गया क्या, कि आंवल बावल की संधि, माता पिता और आंवल बावल की संधि। ये तो मैं अभी बता ही रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें आगे सुनना, कहानी तो भी सारी की सारी बाकी पड़ी है। मेवाड़ के महाराणा का तो महाराणा कुंभा का तो अभी सिस्टम चालू ही नहीं हुआ, इतिहास तो भी चालू ही नहीं हुआ। ये तो वो पहली वाली स्टोरियाँ थी ना, उन्हीं को सलटा रहे हैं। आंवल बावल की संधि किसकी, महाराणा मोकल जो दोरी छोड़ करके गए थे। आंवल बावल की संधि किसके बीच में हुई है, महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में, कुंभा जोधा के बीच, कुंभा व जोधा के बीच में। लिख रहा हूँ डायरेक्ट में ना, समझ जाओगे। दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए राव रणमल की डेथ हो चुकी है। मारवाड़ के अंदर किसकी स्थापना हो चुकी है, मारवाड़ में हो चुकी है स्थापना। ये तो 1468 बाद की बात है, लेकिन बीच में एक आक्रमण और हुआ था नागौर से। यहाँ पर नागौर में शासक था शम्स खां नाम का। ठीक है, शम्स खां। अब इस चीज को समझने से पहले आपको मैं थोड़ी सी इनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है ना, छोड़ो इस बात को, ये नहीं समझाऊंगा क्योंकि यहाँ से मैं आपको युद्ध अभियान स्टार्ट कराऊँ। तो इससे पहले मैं आपने अभी तक इनके बारे में नहीं समझा, इसलिए मैं आपको कुछ एक चीज़ और बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये साफ कर रहा हूँ। ठीक है, महाराणा कुंभा के बारे में देखते हैं कि अपने सबसे पहले पढ़ने वाली बातें कौन कौन सी है। अब मैं डायरेक्ट आपको युद्ध अभियान स्टार्ट करा दूंगा ना, तो आप बोलोगे ये कौन से फेज में लेकर चला गया, इसने क्या करवा दिया। ये देखिए महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ने वाली चीज़ें देखिए आप, इनके बारे में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें 3 चीज़ें बनती है। कौन से वाली है, तीनों के बारे में आपको लिख के बताऊंगा। ठीक है, देखिए 1 नंबर तो बनते हैं इनके विजय अभियान, विजय अभियान, युद्ध अभियान। ठीक है, या फिर आपको सैन्य अभियान, कुछ भी बोल सकते हो इनको। सैन्य अभियान यानी कि इनकी कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो एक तो अपने को पढ़ना पड़ेगा विजय अभियान। महाराणा कुंभा को पढ़ने के लिए अपने को कितनी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, एक तो विजय अभियान पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा, देखिए दूसरा महाराणा कुंभा की एक विशेषता रही है क्या, कि ये स्थापत्य कला जो होती है ना, स्थापत्य कला समझते हो, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला से मेरा मतलब ये है कि ये निर्माण कार्य बहुत करवाए हैं। ठीक है ना, कहा जाता है कि महाराणा कुंभा के समय में स्थापत्य कला एकदम चरम सीमा पे थी। मतलब महाराणा कुंभा का जो काल है वो स्थापत्य कला का क्या है कि स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ने लायक इनका ये स्थापत्य कला, मतलब कि इन्होंने क्या क्या बनवाया था, कौन से महल बनवाए थे, कौन से दुर्ग बनवाए थे। और कहा जाता है कि मेवाड़ के पूरे राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग तो इन्होंने बना रखे हैं। स्थापत्य कला आप अंदाजा लगा सकते हो कितना काम किया होगा महाराणा कुंभा ने। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने स्थापत्य कला में एक पॉइंट ये जुड़ गया, ये पढ़ेंगे अपने क्या बनाया है इन्होंने। ठीक है, और इनकी उपाधियां भी बहुत सारी मिल जाती है। इनकी क्या है, उपाधियां भी बहुत है, उपाधियां भी बहुत है। और जब स्थापत्य कला करवा रहे हैं, विजय अभियान भी इनके हो रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, और इनके सैनिक भी होंगे। ठीक है, इनके पास में कुछ देश में इनके पास में रहने वाले, इनके संरक्षण में रहने वाले कुछ कवि भी होंगे। ठीक है, इतिहासकार भी होंगे। तो अपने क्या है, उपाधियां और अन्य चीजें, ये 3 चीजें पढ़ेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि अपने इनके महाराणा कुंभा के बारे में अपने पढ़ते क्या क्या है। ठीक है, तो ये 3 चीजें पढ़ेंगे, एक तो विजय अभियान, एक कला स्थापत्य कला, निर्माण कार्य इन्होंने कौन कौन से करवाए थे, उपाधियां इनकी कौन कौन सी थी, एवं अन्य के अंदर आ जाएगी इनके दरबारी, कि इनके दरबारी कौन कौन रहे। ठीक है, ये 3 चीजें अपने पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि महाराणा कुंभा के जो है स्थापत्य कला में भी उतना ही योगदान है, उपाधियां भी इनकी बहुत सारी उपाधियां मिल जाती है। क्वेश्चन में डायरेक्ट इनकी उपाधियां पूछी जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत अनलिमिटेड। हर एक एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया होता है कि उपाधियां 4 उपाधियां दे देते हैं और उसमें से पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा की नहीं है। ठीक है, तो इसमें से 3 उपाधियां तो खुद की महाराणा कुंभा की होती है और एक उपाधि नहीं होती है, वो वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में ना हर एक एग्जाम के अंदर। तो अपने इनके बारे में उपाधियां और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, अब दोबारा से अपने विजय अभियान स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो विजय अभियान जानने के लिए आपको पहले कुछ मुगल के समय की कुछ बातें याद करनी पड़ेगी। कौन सी वाली, देखिए
मेवाड़। आपको पता है ये क्या है? मेवाड़। ये कौन सा वाला क्षेत्र है? मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ तो अभी किसके हाथ में है? ये पहले की बात है, जब मैं वो पहले वाली कहानी बता दी थी ना मैंने, राव जोधा वाली, वो इसलिए बताई थी ताकि आपके रिलेट होकर के समझ में आ जाए। लेकिन वो 1400, ये तो 1453 की बात थी मारवाड़ जीतने वाली तो, लेकिन इससे पहले की बात है, इससे कुछ पहले की बात है। ठीक है, वो चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं। ये मालवा और ये पड़ गया आपका गुजरात। ये सारे क्यों बना रहा हूँ मैं? क्योंकि इन्हीं सब के साथ में इनका युद्ध हुआ था। ये है नागौर, एक छोटी सी रियासत है, बिल्कुल ही नागौर उस टाइम पर तो बिल्कुल ही छोटी सी रियासत हुआ करती थी। ठीक है, देखिए नागौर के अंदर तो है समझका। यहां पर कौन था जब राव चूड़ा सिसोदिया यहां पर थे? तो यहां पर कौन था? होशंग शाह था ना। और गुजरात का जो शासक था इनके समकालीन कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी कुतुबुद्दीन शाह, ऐबक नहीं था, सॉरी माफ कीजिएगा मुझे, कुतुबुद्दीन शाह था, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। कुतुबुद्दीन तो गुलाम वंश का संस्थापक हुआ ना पूरे भारत के अंदर। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का, मालवा का होशंग शाह, और मांडू भाग गए थे ना वो एक शासक, मांडू। कौन भाग गया था? महपा पंवार। महपा पंवार कौन सा? वही महाराणा कुंभा के पिता का हत्यारा। ठीक है, इसी ने हेल्प की थी, महपा पंवार। महपा पंवार था और इसका एक पुत्र भी था एक का। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया? मांडू का सुल्तान था, एक छोटी सी रियासत का, वहां पर एक छोटा सा सरदार था महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड। इस महमूद खिलजी ने क्या किया? होशंग शाह तो देखो इसकी तो होगी मृत्यु, होशंग शाह की मृत्यु हो जाने के बाद में इसका बेटा बना था, इसका बेटा शासक बना। इसके बेटे को कुतुबुद्दीन, जो मोहम्मद खिलजी था ना, इस मोहम्मद खिलजी ने क्या किया? इसको मार डाला। इसको उमरा खान, बेटे का नाम क्या था? उमरा खान था, उमरा खान। अब मैं ये नाम नहीं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि इतने सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, ना ही कभी पूछे जाएंगे। लेकिन आप बोलोगे कि नाम नहीं बता रहे तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसलिए उमरा खान इसका नाम था, बता रहा हूँ। ठीक है ना, उमरा खान को मार दिया किसने? महमूद खिलजी सेकंड ने, और यहाँ पर खुद का शासन स्थापित कर लिया। अब मालवा पर कौन बैठा है? महमूद खिलजी बैठा है। कौन बैठा है? MK सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड लिख रहा हूँ मैं, MK सेकंड। ठीक है, अब इसने ये जीतते ही ना, अब क्या कि ये होशंग शाह था ना, इसके जब भी अपने कोई दो शासकों तीन शासकों के आपस में युद्ध होता था, मुस्लिम शासकों के साथ में जब हिंदू शासकों का युद्ध होता था, तो उनके सामने वो शर्त रखा करते थे कि तेरे को अगर जिंदा रहना है ना, तो फिर तेरे को 3 शर्तों का पालना करना पड़े, 3 शर्तें माननी पड़ेगी तेरी को। ठीक है, अगर तेरे को नहीं तो ये क्या करते थे, जो भी शासक हुआ करते थे वो उसको बंदी बना के और क्या करते थे? अपने कारागाह में फेंक देते थे, और जब तक वो नहीं मरता था तब तक उसको छोड़ते ही नहीं थे। अगर वो 3-4 शर्तें वो मनवाते थे शासक, हिंदू शासक मुस्लिम शासकों से तो 3-4 शर्तें मनवाते थे, अगर वो मान जाता तो वो क्या करते थे? उसको बोलते थे कि ठीक है तू तेरा शासन संभाल। वो 3 शर्तें क्या होती थी? लगभग यही हुआ करती थी। एक तो क्या, टैक्स देना पड़ेगा उसको, दूसरा गौ हत्या नहीं करनी पड़ेगी, और एक कभी वो किले का दूसरा दोबारा निर्माण नहीं करवाएगा। क्योंकि आज की तरह उस टाइम पर बम गोले नहीं हुआ करते थे कि बम फेंका और 1 मिनट में दीवार टूट जाएगी। उस टाइम पर पहली बात तो दीवार भी इतनी बड़ी होती थी कि 3-3, 4-4 घोड़े एक साथ में दौड़ लिया करते थे। ठीक है, तो वो दीवारों टूटती नहीं थी। अगर दोबारा दुर्ग का निर्माण कर लिया, दुर्ग के अंदर ही हो सकता है उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 सालों का उसमें दुर्ग के अंदर खाने पीने का सामान पड़ा रहता था, तो वो क्या करते थे? अगर कब्जा कर दुर्ग का बाहरी प्रकोटा दोबारा बना लिया, यहाँ दुर्ग है, ठीक है, तो वो उसकी जनता अंदर फिरेगी। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाला यहाँ पे इसकी दीवार तो तोड़ नहीं पाएगा जल्दी से, 5-5, 6-6 महीने, 1-1 साल बैठा रहता था बाहर बैठ करके। फिर जो दूसरा आक्रमण करने वाला व्यक्ति होता था वो भी थक जाता था कि कब तक यहाँ पर बाहर बैठे रहेंगे। ठीक है, इनके पास में भी खुद की जो हमलावर आक्रमणकारी होते थे उनके पास में भी खाने पीने का सामान मुक जाता था और वो दोबारा भाग जाया करते थे। इसलिए शर्त ये हुआ करती थी, मतलब कहने का ये है कि अगर हिंदू शासक ऐसा करेगा, अगर ये मुस्लिम शासक यहाँ पर है दुर्ग में और इसने बाहर का प्रकोटा यानी कि दुर्ग का पुनः निर्माण करवा लिया, तो हिंदू शासक दोबारा इसको जीत पाएगा क्या? नहीं जीत पाएगा। इसीलिए शर्त हुआ करती थी कि ये दुर्ग को पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा। कहने का मतलब दुर्ग के बाहर कुछ नहीं बनवाएगा, अंदर भी कुछ, मतलब दुर्ग को तकड़ा नहीं बना सकता। कहने का मतलब मेरा नॉर्मल सा ये है, समझ मेरी बात। तो ये 3-4 शर्तें वादे करती थी कि टैक्स नहीं देगा, गोहत्या नहीं करेगा और एक दुर्ग का निर्माण नहीं करेगा। तो अब होशिंग शाह तो ये बात मान चुका था। कैसे? क्योंकि मेवाड़ वालों ने इस पे आक्रमण किया,
ठीक है, और इनके पीढ़ी पे या फिर इन पे, ठीक है, जैसे भी आपको बात समझ लेनी है यहाँ से, ठीक है। तो ये तो इस बात को मानते थे, लेकिन उमरा खान आया, इसको भी मार दिया। हो सकता था ये भी मेवाड़ वालों की बात मान लेता, लेकिन महमूद खिलजी सेकंड क्यों मानेगा इस बात को? वो तो इसने क्या किया है, युद्ध करके यहाँ पर इसमें अपने खुद की शासन स्थापना की है। तो अब ये किसी की बात मेवाड़ वालों की क्यों मानेगा? इसने तो खुद का स्थापना की ना, खुद का शासन स्थापना की है, तो ये किसकी बात मानेगा? ये तो खुद की बात करेगा, गौहत्या भी करवाएगा, मेवाड़ वालों को टैक्स किस बात का देगा? इसने तो खुद आकर के आक्रमण किया है यहाँ पर और खुद मालवा को जीता है, तो ये टैक्स मेवाड़ वालों को नहीं देगा, सीधी सी बात है। गौहत्या भी करवाएगा और हो सकता है किले के निर्माण भी करवाए, इसके पास पैसे पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इनमें कोई भी पत्र वगैरह कुछ भी आया होगा, तो मालवा का है जो अब कौन बन चुका है, महमूद खिलजी सेकंड है, इनके बीच में क्या है कि अन्ना तनिकुब्बा के बीच में हो गई, और इनके बीच में एक सारंगपुर का युद्ध होता है। सारंगपुर आपको पता ही कहाँ, मालवा कहाँ पर, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, तो सारंगपुर नामक जगह पर, ठीक है। तो अब सारंगपुर का युद्ध अभी पहला पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्या युद्ध अभियान कौन सा है, पहला युद्ध अभियान कौन सा है, सारंगपुर का अभियान। सारंगपुर का युद्ध। अब सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? महमूद खिलजी MK सेकंड वर्सेस कौन होंगे, महाराणा कुंभा, ठीक है। युद्ध के बारे में ज्यादा स्थिति नहीं बताऊंगा मैं, सैनिक कितने थे, सारी की सारी कहानी ना ही तो कभी पेपर में पूछेगी ना ही पूछी जाएगी, लेकिन सीधी सी बात है कि महमूद खिलजी सेकंड हार गया था, मरा नहीं था लेकिन हार गया था, क्योंकि मैंने आपको कई वीडियो में बता चुका हूं कि यह क्या करते थे, पहले की सेना आगे, ऐसे सेना आगे खड़ा देते थे, ठीक है। तो यहाँ का एक सेनापति अलग होता था, फिर यहाँ पे शासक होता था, ठीक है, फिर ऐसे, मतलब कि पूरी की पूरी सेना एक साथ में युद्ध करने के साथ में नहीं, अगले सामने वाले के साथ में पूरी की पूरी सेना एकदम ही नहीं लड़ाया करते थे। तो ये हुसैन साहब पीछे से भाग गया होगा, ठीक है, ऐसी स्थिति रही होगी, ठीक है, समझ लेना आप इस बात को। तो कुछ सेना लड़ी, हार गया, तो महमूद खिलजी तो दोबारा कहाँ पर, अपने मालवा के अंदर, और कुंभा दोबारा मारवाड़ के अंदर। लेकिन इस हार का बदला तो महमूद खिलजी को लेना ही था ना। ये 3-4 लड़ाइयाँ आपस में जुड़ी हुई है, कौन से वाली, नागौर वाली और कुतुबुद्दीन शाह और मालवा सेकंड के साथ में। तो सारंगपुर का युद्ध इंपॉर्टेंट था, कहाँ पर हुआ था, महमूद खिलजी सेकंड वर्सेस कौन था, कुंभा थे, ठीक है। इस बात को आपको मेरी इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये बात आपके समझ में आ गई। अब देखिए नागौर के साथ में, नागौर में है समझ खां, ठीक है। तो अब क्या किया महमूद खिलजी सेकंड ने, क्या किया कि यार ये मालवा है, ये नागौर है, दोनों के बीच में पड़ता है मेवाड़, अपने क्या करते हैं, दोनों हिस्सों में अपना शासक कर लेते हैं। तो समझ खां का एक छोटा भाई था, ठीक है, समझ खां का अहमद, इसके पहले पिताजी थे, उसके साथ में तो जो मालवा के नागौर का एक पहले भी तो युद्ध हुआ था ना, रामपुर वाली जगह, याद कीजिए आप राणा मोकल के बारे में। रामपुर नामक जगह पर राणा मोकल और समझ खां के पिताजी अहमद खां के बीच में एक युद्ध हुआ था ना। उस युद्ध में वो तो अहमद खान की डेथ होगी, उसके बाद में उनका पुत्र बना समझ खां, और इसका एक भाई भी था मुजाहिद। ये मुजाहिद ने क्या किया, ये मुजाहिद चला गया MK, ये भाई जब समझ खां शासक बन गया ना, तो मुजाहिद MK सेकंड के पास में चला गया। मुजाहिद ने इस MK सेकंड को क्या बोला, इस MK सेकंड को बोला कि तुम मेरे को शासक बना दे, ठीक है, मैं तेरी सहायता कर दूंगा। तो मुजाहिद ने ऐसे कहा, तो मालवा के जो MK सेकंड था ना, इसने क्या किया, इसने समझ खां को हटा दिया वहां से और मुजाहिद को शासक बना दिया नागौर का। समझ लेना मेरी बात को। MK सेकंड ने क्या किया, सैनिक सहायता से क्या किया, मुजाहिद को यहाँ का नागौर का शासक बना दिया और शमस खां जो है इसको हटा दिया। तो अब क्या होगा, ये जो शम्स खां था ना, ये मेवाड़ में महाराणा कुंभा के पास में आया और कुंभा को बोला कि इस प्रकार से मेरे भाई ने मेरा शासन छीन लिया है और वहां पर MK सेकंड की सहायता से खुद का शासन स्थापित कर लिया है। कुंभा ने दोबारा से शम्स खां की सैनिक सहायता की, जिसमें मुजाहिद ये तो मारा ही गया और ये तो गया ही नहीं था, मालवा का जो MK सेकंड है ये तो नागौर गया ही नहीं था। लेकिन शम्स खां को वहां का शासक और स्वतंत्र बनाया था। पहली बार शम्स खां जो स्वतंत्र शासक बना था, कहाँ का, नागौर का। शम्स खां अकेला शासक था जो नागौर का स्वतंत्र शासक बना था, यानी कि किसी को टैक्स नहीं दे रहा था, दूसरों को टैक्स नहीं दे रहा था, दूसरों के अंडर में नहीं था, यानी कि सरदार नहीं था वहां का, खुद शासक था नागौर का। थोड़ा बहुत ये था कि शम्स खां के सामने 3 शर्तें थी कुंभा की। शर्तें क्या थी, एक तो कुंभा को शम्स खां टैक्स देगा, दूसरा किला पुनर्निर्माण नहीं किया, पुनर्निर्माण किले का नहीं करवाएगा, पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा, ठीक है, किले का पुनर्निर्माण नहीं करेगा, ठीक है।
और क्या था इसके साथ में शर्त, एक गो हत्या नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय तो इन्होंने किया, इसकी ऐसी शर्तें मानी, लेकिन शम्स खान ने बाद में ये शर्तें मानने से इनकार कर दिया। तो शम्स खान ने इनकार कर दिया तो कुब्बा ने क्या किया, दोबारा से आक्रमण कर दिया शम्स खान पर, और शम्स खान को वहां से नागौर की गद्दी से उतार दिया। अब शम्स खान भी यहाँ, ठीक है, शम्स खान भी किसके पास में आ गया, मालवा के एमके खिलजी सेकंड के पास में। मालवा के एमके खिलजी सेकंड का, अब देखिए यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई, नागौर पर भी किसका अधिकार हो चुका है, महाराणा कुंभा का। और शम्स खान कहाँ पर आ चुका है, मालवा के साथ में। और गुजरात का था कुतुबुद्दीन शाह। अब एमके सेकंड का एक सेनापति था, उस सेनापति की सहायता से एक संधि होती है जिसका नाम था चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि, और ये किसके बीच में हुई थी, एमके खिलजी सेकंड और कुतुबुद्दीन शाह के बीच में। क्या हुई थी कि अपने दोनों मिलकर के एक महाराणा कुंभा पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, और इसके साथ में कौन था, शम्स खां। तो देखिए कई इतिहासकारों और कई किताबों में लिखा हुआ है, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ में लिखा हुआ है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी यही लिखा हुआ है कि मालवा के एमके खिलजी सेकंड को, एमके खिलजी जो सेकंड था, इसको अकेले ने हराया था महाराणा कुंभा ने। भरतपुर में एक जगह पड़ती है, वहां पर एक अकेले को हराया था, अकेली सेना को। लेकिन कई इतिहासकारों ने ऐसे भी लिख रखा है कि कुतुबुद्दीन शाह और एमके खिलजी सेकंड दोनों की सेनाओं को मिक्स रूप से क्या है कि इन्होंने हरवाया था। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ सेनाएं मिल जाए। चंपानेर की संधि इसी कारण हुई थी कि दोनों मिलकर के महाराणा कुंभा पर आक्रमण करेंगे। चंपानेर की संधि याद रख लेना, ठीक है ना। किसके बीच में हुई थी, शासक पूछेगा चंपानेर की संधि किन शासकों के बीच में हुई थी, कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के महमूद खिलजी सेकंड के बीच में। इस प्रकार से ये एक छोटी सी बात है, ठीक है। तो इस संधि के बाद में आक्रमण हुआ था, अकेले ने किया था, नहीं किया था, इस बात से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन किताबों में कई जगह लिखा हुआ है कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मारवा के महमूद खिलजी सेकंड का भरतपुर के अंदर छोटी सी कोई जगह पड़ती है, वहां पर उन दोनों के आपस में युद्ध हुआ था, और इसमें एम के खिलजी सेकंड ने को बंदी बना लिया था। लेकिन कुछ समय के बाद में कुछ शर्तों सशर्त उसको छोड़ दिया था, लेकिन ये हार गए थे इसे। और कुतुबुद्दीन शाह जो है ये भी तो हार गए थे, इसे गुजरात दोबारा से आक्रमण इन्होंने गुजरात से किया, तो इस युद्ध अभियान में भी ये हार गए थे। यानी कि पहली नागौर विजय, दूसरी मालवा विजय और तीसरी गुजरात विजय। इस प्रकार से ये मेवाड़ के महाराणा कुंभा की जो है विजय अभियान रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है कि वीडियो आज की बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इससे बढ़िया है अपने नेक्स्ट वीडियो एक और बना लेते हैं। उस वीडियो के अंदर आज के इस क्लास में अपने सिर्फ और सिर्फ युद्ध अभियान के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट वीडियो में अपने क्या करते हैं, इनके बारे में स्थापत्य कला के बारे में पढ़ लेंगे। अगर एक वीडियो में कंप्लीट हुआ तो ठीक है, उपाधियां तो सिर्फ याद रखने वाली ही है, ठीक है, उनके बारे में समझाने वाली कोई बात नहीं है, क्यों मिली है उपाधियां, किस प्रकार से मिली थी, वो कुछ है नहीं। लेकिन स्थापत्य कला का इंपॉर्टेंट है, देखिए उसको तो याद करना ही पड़ेगा आपको कि इन्होंने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए हैं, कौन से भवन निर्माण कराए, कौन सी बावड़ियाँ बनवाई गई हैं, उन पर अपने एक अलग से नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतनी वीडियो अच्छा नहीं लगता है ना। छोटी छोटी वीडियो करके पढ़ लो, याद भी आसानी से हो जाएगा। आज के विजय अभियान आपने पढ़े हैं, कल अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे इनके स्थापत्य कला के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।